एवरीवन, वेलकम बैक टू लैबल एकेडमी। माई सेल्फ श्रुति शर्मा। और आज का जो एक हमारा टॉपिक है बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी एंड पैरासिटोलॉजी से है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली निमेटोड से है, यानी कि निमेटोड जो कि हम देखते हैं कि हेलमिंथीज का पार्ट है, क्योंकि निमेटोडा, सेस्टोडा, ट्रिमेटोडा। तो आज का जो पैरासाइट है जिसका नाम है एंसाइलोस्टोमा ड्यूओडेनल एंड हुकवॉर्म। तो इसका जो कॉमन नेम है उसको हम बोलते हैं हुकवॉर्म। देखिए, और इसका जो डायग्राम है तो इसको हुकवॉर्म क्यों बोलते हैं वो आपको बेसिकली यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से यहाँ समझाऊँ तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे देखिए इसके अंदर टीथ की तरह आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी। यहाँ पे ये देखिए, ये वाली और एक ये वाली। तो यहाँ पे देखो आपकी दो इस तरह से टीथ दिख रहे होंगे आपको। तो ये टीथ की तरह इसके स्ट्रक्चर दिखती है इसके बकल कैविटी में, इसके मुंह के ऊपर, इसलिए इसको बोला जाता है हुकवॉर्म। और मैंने आपको बता रखा है कि निमेटोडा की स्पेशलिटी होती है कि इनमें जो एडल्ट्स होते हैं यानी कि मेल और फीमेल, जैसे ये फीमेल है और ये मेल है तो मेल थोड़ा सा कर्व्ड है जबकि फीमेल थोड़ी सी स्ट्रेट है। तो इसके अंदर जो बेसिकली कॉमन फीचर जो है कि इसमें ये एडल्ट है, मेल फीमेल है। इसमें दो टाइप के लार्वा आते हैं, रेप्टिडिफॉर्म एंड फ्लैरिफॉर्म लार्वा, और ये एग से कंटामिनेट होते हैं। तो मैं आपको आगे इसमें सारा डिटेल बताऊंगी अबाउट इंट्रोडक्शन, अबाउट मार्फोलॉजी एंड अबाउट लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिस एंड लैबडानिस। तो आप वीडियो में बने रहें, बहुत इजी नोट्स हैं। आप जब इसको एक बार में रीड करेंगे तो यहाँ मैंने केवल बहुत कंसाइज करके ये वीडियो बनाया है कि कितना मटेरियल आपको पैरासिटोलॉजी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को डीएमएलटी ड्यूटी को पढ़ने के लिए चाहिए। तो बहुत ईजी लैंग्वेज में, हिंदी में अच्छे से हम समझेंगे, तो आप बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है। So now start introduction. The definition is that Ancylostoma duodenale is a parasitic nematode belonging to the hookworm group, which infect the small intestine of humans, causing iron deficiency anemia. And common name is world hookworm. Hookworm मैंने क्यों बोलते हैं वो भी मैंने आपको समझाया है। Ancylostoma duodenal ये भी एक प्रकार का इंटेस्टाइन निमेटोड पैरासाइट है। देखिए, इंटेस्टाइन प्रोटोजोआ की बात करें तो इसमें नाम आते हैं एंटमीबा, हिस्टोराइटिका एंड जियार्डिया लैमलिया। बट अगर हम इंटेस्टाइन निमेटोड की बात करें तो इंटेस्टाइन निमेटोड हो गए आपके एस्केरिस और एंसाइलोस्टोमा। और अगर हम इंटेस्टाइन सेस्टोडा की बात करेंगे तो टीनिया साजिनाटा, टीनिया सोलियम। तो यहाँ पे पर्टिकुलर निमेटोड में दो ऑर्गेनिज्म है, सेस्टोडा में दो ऑर्गेनिज्म है और हमारे प्रोटोजोआ में दो इंटेस्टाइन ऑर्गेनिज्म। तो टोटल 6 पैरासाइट ऐसे हैं आपके सिलेबस में, आरपीएमसी के या जो भी डीएमएलटी का जो कोर्स है या ओटी के जो कोर्स है उन सब में इंटेस्टाइन पैरासाइट को रखा गया है। पैरासाइट दो पार्ट में होते हैं, तो प्रोटोजोआ और हेलमिंथीज। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग टुडे अबाउट निमेटोड्स विच बिलोंग टू हेलमिंथीज ग्रुप, ठीक है। तो हेलमिंथीज में ये जो एंसाइलोस्टोमा है ये भी एक प्रकार का क्या है, ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है ह्यूमन के। काजिंग क्या करेगा, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करेगा, माल न्यूट्रिशन करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, इंडिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथर्न यूरोप के अंदर ये बेसिकली पाया जाता है। तो अबाउट सी क्लासिफिकेशन इट शो हियर निमेटोडा फाइलम, क्लास इज स्क्रीनेटिया, ऑर्डर है इसका स्ट्रोंगेलाइडिया, फैमिली है एंसाइलोस्टोमेडिए, जीनस एंसाइलोस्टोमा, स्पीसीज है ड्यूओडेनल, ठीक है। तो ये तो आपको इसमें बेसिकली याद करना ही पड़ेगा क्लासिफिकेशन के लिए। हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट मीन्स दैट कि वेयर इज फाउंड, तो इज बेसिकली प्रेजेंट इन ड्यूओडेनम एंड जेजुनम ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन, इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यू नो दैट कि जेजुनम, ड्यूओडेनम, इलियम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, द ड्यूओडेनम, जेजुनम एंड jejunum and human or ileum. So basically they are found in duodenum and jejunum of small intestine of humans, ठीक है। Now start morphology adult worm. तो picture is show that different worms here, basically the male and the female. तो you know that कि यहाँ पे हमेशा जो मेल्स होते हैं वो फीमेल से छोटे होते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि इस तरह से जहाँ पे भी आपको नाम दिख रहे हैं, नाम से हम समझ सकते हैं कि जहाँ पे बकल कैविटी दे रखी है, ईसोफेगस है, वल्वा ओपनिंग है, एनल पोर है। तो दिस इज़ जहाँ पे वल्वा ओपनिंग आ रही मतलब ये फीमेल है, और जहाँ पे ईसोफेगस, बकल कैविटी, कॉपुलेटरी स्पिकल्स एंड बर्सा है तो वहाँ पर ये आएगा आपका मेल ऑर्गेनिज्म, ओके। तो ये इस तरह से इनकी मार्फोलॉजी है। नाउ इसका जनरल फीचर हम देख लेते हैं एक बार। जनरल फीचर में सिलेंड्रिकल एलोंगनेटेड ग्रेइश वाइट एंटीरियर कर्व्ड डोर्सली हुक शेप, यानी कि ये जो होते हैं
सिलेंड्रिकल होते हैं, थोड़े से ग्रेश वाइट कलर के होते हैं। एंटीरियर एंड इनका थोड़ा सा कर्व्ड होता है, डोर्सली हुक शेप में ये प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा सी हुक प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फीचर्स में बताया था। साइज की अगर हम बात करें स्वॉर्म की, तो बेसिकली मेल में होता है 8 to 11 mm और फीमेल में होता है 10 to 13 mm। देखिए एक बेसिक फीचर मैं आपको बता दूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, तो वायरस नैनोमीटर में होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं माइक्रोमीटर में होते हैं। लेकिन अगर हम जब यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, तो बेसिकली यूकैरियोटिक सेल यहाँ पर हमारी पैरासाइट की है, तो ये दे आर फाउंड इन द बिटवीन mm cm, है ना, मिलीमीटर या फिर मीटर या फिर सेंटीमीटर में ये प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज ये सोइल में प्रेजेंट होते हैं। सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जबकि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, तो बैक्टीरिया एज ए प्रोकैरियोटिक सेल बहुत स्मॉल होते हैं, यू कांट सी विजिबल, मतलब नेक्ड आई। ओके, तो इस यहाँ पर टीथ हेल्प करता है किसमें, अटैचमेंट में, ब्लड शकिंग में, यानी कि जब ये बॉडी के अंदर जाता है, जब इसका एडल्ट डेवलप होता है, तो ह्यूमन की बॉडी में जाके ये अपने टीथ से क्या करेगा, अटैच करेगा, इंटेस्टाइन से अटैच हो जाएगा और वहाँ पे अटैच होकर ये हमारी ब्लड को चूसने का काम करेगा। सेक्सुअल फीचर की बात करें, तो मेल का जो पोस्टीरियर एंड होता है वो एक्सपेंडेड इनटू कॉपुलेटरी बुर्सा में होता है। ये कॉपुलेटरी बुर्सा, ये देखिए आप में यहाँ पे इस जगह पे कॉपुलेटरी स्पिकुल्स टाइप में प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये है कॉपुलेटरी बुर्सा, ठीक है। ये बेसिकली इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, किसका, मेल का। और अगर फीमेल की बात करें, तो पोस्टीरियर एंड थोड़ा पॉइंटेड होता है, वल्वा इसमें प्रेजेंट होता है। अगर एग की हम बात करें यहाँ पर, तो जो एंसाइलोस्टोमा का जो एग है वो आपको मैंने पिक्चर यहाँ पे लगा रखी है, आप इजीली देख सकते हैं कैसा एंसाइलोस्टोमा का एग जो है वो दिखाई देता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ओवल होता है, ये एलिप्टिकल, ट्रांसपेरेंट और थिन शेल्ड से कवर्ड होता है। अगर एक की हम बात करें, तो ये 62 into 40 μm में होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ये छोटा साइज में होता है। कंटेन ये 4 to 8 ब्लास्टोमियर्स में होता है। मतलब क्या होता है कि जो निमेटोड्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके जो एग्स होते हैं ना, उनके अंदर फर्दर क्लीवेज होते हैं। जैसे कि ह्यूमंस के जब जाइगोट होता है, तो उसमें जो बेबीज़ के जो अंग ऑर्गन्स बनते हैं, उससे पहले उन सेल्स के अंदर क्या होता है, क्लीवेज होते हैं, है ना, डिविजन्स होते हैं। उसके बाद उसका एक पार्ट बनता है, 2 पार्ट बनता है, 3 पार्ट पड़ता है। तो निमेटोडा के ऑर्गेनिज्म में क्या होता है ना कि क्लीवेज होते हैं, उनमें मोल्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से हम इस चीज़ को बोलते हैं 4 to 8 ब्लास्टोमेयर। ये देखिए ना आप, अगर इसमें मैं एक डायग्राम में आपको 1 2 3 4 ऐसे ये 4 2, देन फिर 4 के बाद ये फिर डिवीजन होगा तो 8 होगा, 8 के बाद फिर 16 होगा। इस तरह से लार्वा डेवलप होता है, देन फिर इसका एडल्ट बनता है। तो एग ऑफ एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल एंड नेक्टर अमेरिकन्स आर आइडेंटिकल। इसको नेक्टर अमेरिकन्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं ट्रांसमिशन। तो आपको कोई भी पैरासाइट अगर आपको समझना है, अगर आपको उसको याद करना है, तो सबसे इजी तरीका क्या है कि सबसे पहले आप पैरासाइट का नाम याद रखें, देन उसका कॉमन नेम याद रखें, देन उसका ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि हम यहाँ पर ऑब्वियसली मेडिकल माइक्रो में हम यही बात करते हैं कि हमारे ह्यूमन को कौन सा पैरासाइट इन्फेक्ट करता है, क्योंकि बिकॉज हमें ओवरऑल यहाँ पर डिजीज़ जाननी है कि हमें ये डिजीज़ कैसे हुई। तो आपको डिजीज़ कब होगी, जब आपको ये पता होगा कि कोई ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर एंटर कैसे करता है। तो बेसिकली जब भी वर्ड आता है इन्फेक्टिव स्टेज, का मतलब ये होता है कि वो ऐसी कौन सी स्टेज है जो ह्यूमन के अंदर जाके आपको इन्फेक्शन कोज कर रही है। अब चूँकि हम जानते हैं कि हेलमिंथीज में 3 पार्ट होते हैं, एग, लार्वा और एडल्ट। तो यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत कन्फ्यूज़न वाली स्टेज हो जाती है कि बॉडी के अंदर कौन सा पार्ट जाता है, एग जाता है, लार्वा जाता है और या फिर एडल्ट जाता है। जैसे लास्ट हमने सिस्टोडा में मैंने 2 वीडियो बनाए थे, जिसमें कि मैंने आई वाज डिस्कस देयर टीन ईयर्स ओनली इवेंट्स आज नाटा। तो आप वहाँ पे देखेंगे तो हमारे वहाँ पर सिस्टोडा में जो ऑर्गेनिज्म के लार्वा, यानी पोर्क से लार्वा के फॉर्म में हमारी बॉडी में एंटर करता है। ये इसमें बीफ में जो साजिनाटा है वो भी सिस्टिस सर्कस बोविस जो है वो हमारी बॉडी में एंटर करता है, यानी लार्वा पार्ट एंटर करता है, क्योंकि जब कोई इसका मांस खा लेता है ना इनका, तो आप बॉडी क्या बनाती है, एडल्ट बनाती है। लेकिन अगर हम निमेटोड्स की बात करें, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये एग, लार्वा और एडल्ट 3 स्टेज में ये भी पाया जाता है सेम। बट यहाँ पर कुछ
ऐसे होंगे पैरासाइट जो कि एग के फॉर्म में आपकी बॉडी में एंटर करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो कि लार्वल फॉर्म आपके डायरेक्ट आपकी बॉडी में एंटर करेगी। लेकिन हाँ, ये श्योर है कि जो एडल्ट है वो आपके बॉडी में बनेगा, ठीक है। एडल्ट कभी भी डायरेक्ट नहीं जाता है, या तो उसकी सिस्ट जाती है पैरासाइट की, या एग जाता है, या फिर लार्वा जाता है, क्योंकि एडल्ट सबसे लास्ट पार्ट होता है। तो एडल्ट का जाना हमारी बॉडी में बहुत मुश्किल से ये पॉसिबल हो पाता है। तो सबसे पहले इन्फेक्टिव स्टेज की बात करते हैं। अगर आपको ट्रांसमिशन क्लियर होता है तो लाइफ साइकिल का जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो बच्चों का यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि ये हमारी बॉडी में एंटर कैसे करता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एग का नाम तो नहीं है, यहाँ पे नाम क्या है, फ्लैरीफॉर्म लार्वा यानी L3 स्टेज। ऐसे मतलब जब एग होता है, एम्ब्रियोनेटेड एग बनता है सॉइल के अंदर, तो उसमें L1, L2, L3, L4, L5 इस टाइप से लार्वा के स्टेजेस होते हैं निमेटोडा में, जो कि धीरे धीरे डेवलप होते हैं टाइम के साथ। तो अगर मैं बात करूँ कि लार्वा का जो फ्लैरीफॉर्म लार्वा है, इसकी फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो रैप्टिडिफॉर्म लार्वा होता है, लेकिन इसका जो थर्ड पार्ट होता है जो थोड़ा मिच्योर हो जाता है तो वो फ्लैरीफॉर्म लार्वा होता है, जो कि आपकी बॉडी में स्किन में कैसे जाता है, ये स्किन पेनिट्रेशन से जाता है। एक्चुअली कैसे जाता है, स्किन पेनिट्रेशन से जाता है फ्रॉम कंटामिनेटेड सॉइल, यानी कि कोई बच्चा है या कोई भी है, अगर आपका कोई बॉडी का आपका कोई पार्ट कट है या कुछ भी है, तो ये आपकी बॉडी के अंदर स्किन पेनिट्रेशन के फॉर्म में इसका लार्वा जाएगा, ठीक है। आफ्टर इंजेक्शन लार्वा रीच द इंटेस्टाइन एंड डेवलप इनटू एडल्ट फॉर्म। व्हाट इज द मीनिंग दैट, कि जो लार्वा होता है ना वो इंटेस्टाइन में जाता है पूरी बॉडी में घूम के, और देन ये फिर एडल्ट फॉर्म बनाता है। एडल्ट फॉर्म वापस अपने एग रिलीज करते हैं, इंसाइलोस्टोमा का वापस डेवलपमेंट होता है सॉइल के अंदर, इसके L1, L2 बनते हैं, और L3 पार्ट आते आते ये ह्यूमन की बॉडी में प्रवेश कर जाता है। अब यहाँ पे बच्चों के लिए क्वेश्चन ये होता है कि मैम अगर ये नहीं गया तो क्या होगा। तो देखिए, हर किसी की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। अगर टाइमिंग अगर वो उसको बॉडी नहीं मिलती है, ह्यूमन की होस्ट नहीं मिलता है, तो ऑफकोर्स वो इट विल बी डैड ना, एक टाइम के बाद वो डैड हो जाएगा। लेकिन अगर उसको उसको अपना होस्ट मिल जाता है, तो यहाँ पे आप ये समझिए कि उसकी लाइफ साइकिल जब भी कंप्लीट होगी जब उसका जो बेसिकली डिफाइन किया गया है कि होस्ट अगर उसका ह्यूमन है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी दूसरे होस्ट में चला जाएगा तो वो डेवलप हो जाएगा, नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मानिए कि अगर हम ह्यूमन के एग और स्पर्म को अगर किसी दूसरे जीव में डाल दें, तो वो जो भी आप दूसरी स्पीशीज़ में डालेंगे, रैबिट में डालेंगे, चूहे में डालेंगे, किसी में भी आप ये करवाएंगे फर्टिलाइजेशन, तो वी कैन नॉट से कि हाँ वहाँ से एक ह्यूमन का बेबी बन के आएगा, है ना। तो आप सेम ऐसा पैरासाइट के लिए समझें कि हर किसी का अपना होस्ट होता है, जो होस्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इसकी लाइफ साइकिल को कंपनी, क्योंकि लाइफ साइकिल का दूसरा नाम होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर इनका रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली इनके जो होस्ट हमने यहाँ बनाए हुए हैं, डेफिनेटिव होस्ट है, किसी का इंटरमीडिएट होस्ट है, तो बेसिकली वो उन्हीं होस्ट में जाके ये जो पैरासाइट्स होते हैं अपना जीवन काल कंप्लीट करते हैं। अगर इनको होस्ट नहीं मिलता है तो ये अपने एक टाइम के बाद एनवायरनमेंट में सेल्फ डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो लाइफ साइकिल में हम आगे बढ़ते हैं, तो टाइप ऑफ लाइफ साइकिल में देखते हैं बच्चों की। यहाँ पे जो लाइफ साइकिल होने वाली है डायरेक्ट लाइफ साइकिल। डायरेक्ट लाइफ साइकिल का मतलब क्या है कि यहाँ पे वही सिंगल होस्ट है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन आएगा ओनली। डेफिनेटिव होस्ट है, डेफिनेटिव होस्ट की डेफिनेशन मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि डेफिनेटिव मीन्स दैट वेयर द एडल्ट डेवलपमेंट ऑफ पैरासाइट, और इंटरमीडिएट होस्ट मतलब कि जहाँ पे लार्वा का डेवलपमेंट होता है। तो भाई यहाँ पे नो इंटरमीडिएट होस्ट है, क्योंकि लार्वा यहाँ पर जो बन रहा है वो थोड़ा बहुत सॉइल में बनता है और सीधा फिर वो ह्यूमन में एंटर कर जाता है। हमें कोई दूसरा जैसे कोई डॉग, कैट, शीप वगैरह ऐसे कोई भी अनदर स्पीशीज़ की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ रही, इसलिए हमने इसको बोला है डायरेक्ट लाइफ साइकिल, यानी डायरेक्ट ह्यूमन के अंदर जा रहा है। ह्यूमन यहाँ पर जो है वो एक डेफिनेटिव होस्ट है। इन्फेक्टिव स्टेज जो है वो है फ्लैरीफॉर्म लार्वा। तो आई होप आपको समझ में यहाँ तक आया होगा लेक्चर। देन हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने यहाँ पे बहुत कंसाइज फॉर्म में, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में यहाँ पे लिखा है कि लाइफ साइकिल कैसे होती है बच्चों, देखिए एक 5 दिन फीसस, मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है इंसाइलोस्टोमा से, वो इन्फेक्ट हो चुका है, उसकी बॉडी में एडल्ट बन चुके हैं, तो वो क्या करेंगे, दे रिलीज इनके फीसस में वो एग रिलीज करेगा पैरासाइट, वो स्टूल के थ्रू बाहर आएगा एनएस से, एंड देन एग हैच इन सॉइल। अब एग फूटेगा कहाँ पर, सॉइल में, क्योंकि निमेटोड्स की खासियत होती है कि ये एग जो होते हैं ना थोड़े बहुत इनके सॉइल में डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं बिफोर एंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो वहाँ पे जब उसका फर्स्ट हैच होता है तो वो L1 यानी कि रैप्टिडिफॉर्म लार्वा बनाता है। देन लार्वा मोल्ड्स, उसके अंदर फिर क्लीवेज होते हैं, मोल्ड्स होते हैं, तो L1 से L2 और फिर L3 बन जाता है, जो कि एक इन्फेक्टिव स्टेज है हमारे ह्यूमन के लिए। यानी कि L1 तो हमारी बॉडी में नहीं जाता है, L1 में वो थोड़ा बहुत डेवलप होता है, L3 तक डेवलप होने के बाद ही वो हमारी बॉडी में पेनिट्रेट करके वो स्किन के थ्रू अंदर जाता है। तो L3 क्या करेगा, लार्वा, फ्लैरीफॉर्म लार्वा ह्यूमन की स्किन को क्या करेगा, फिट से आपके करेगा,
एंटर करेगा, देन एंटर ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, फिर वो लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाके वो लंग्स की ट्रेकिया में थोड़ा सा स्वेलोड हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर रहेगा, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से घूमता हुआ जाएगा, अभी मैं आपको लाइफ साइकिल में समझाऊंगी, और वो फाइनली जब एडल्ट फॉर्म बना लेगा तो वो वापस से ब्लड को वहाँ पे क्या करेगा, शकिंग करेगा और अपने एग को ले करेगा, यानी रिलीज करेगा। तो कम टू द मेन पॉइंट इज दैट कि देयर इज अ लाइफ साइकिल इज शो हियर, कि यहाँ पे आप देखेंगे कि तो इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट दैट कि मान लीजिए वन ह्यूमन इज दैट रिलीज एग, हियर इज ए एडल्ट, यानी कि कोई ऐसा ह्यूमन है जिसके अंदर एंसाइलोस्टोमा डेवलप हो चुका है, तो वो एडल्ट क्या करेगा, वो अपनी स्टूल के साथ इस एग को रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये अर्ली डेवलपमेंट में जब सॉइल में फीसेस पास होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रेप्टिडिफॉर्म लार्वा हैच होगा सॉइल के अंदर, लॉन्ग बकल कैविटी, तो लॉन्ग बकल कैविटी यहाँ पर होगी स्मॉल जेनेटिकल प्रीमोर्डियम। ठीक है, यहाँ पे जो मोल्ड्स होंगे, फिर ये शीथेड होगा फिलेरिफॉर्म लार्वा नॉन फीडिंग, यानी कि यहाँ पे जो ह्यूमन का सॉइल है तो यहाँ पर जो स्मॉल जेनेटिकल प्रीमोर्डियम होंगे, 2 मोल्ड्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 2 मोल्ड्स के साथ क्या होगा, यहाँ पे शॉर्ट ईसोफेगस, यहाँ पे देखिए इस तरह से पॉइंटेड टेल है यहाँ पर। तो ये जो रेप्टिडिफॉर्म लार्वा है ना, उसके अंदर जब मोल्ड होने जा रहे होते हैं तो थोड़ी सी इसके अंदर चीज़ें बनना चालू हो जाती है, जैसे पॉइंटेड टेल हो गई, ईसोफेगस हो गया, शीथ फिलेरिफॉर्म लार्वा, यानी इसके चारों तरफ क्या है, एक प्रकार की शीथ बनी हुई है। देन ये क्या होगा, आपके फिट से ये पेनिट्रेट कर सकता है अगर इसको कोई ह्यूमन बॉडी मिल जाती है। देन ये फिर फिलेरिफॉर्म लार्वा जाता है ब्लड में, देन ब्लड वेसिकल्स में जाने के बाद ये ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है हार्ट में, लंग्स में, ट्रेकिया में, और लास्ट में इसका मोल्ड होते होते ये चला जाता है अपने इंटेस्टाइन में ह्यूमन की। पूरे ऑर्गन में घूम करके ये लार्वा जा रहा है, एडल्ट नहीं घूम रहा है, यहाँ पे कौन घूम रहा है भाई, लार्वा घूम रहा है। तो ऐसे L3 L4 L5 होते जाते हैं और ये धीरे धीरे डेवलप होना चालू कर देता है, और L4 में आके ये फाइनली इंटेस्टाइन के अंदर अपना एडल्ट को बना लेता है। लेकिन अगर आप इसको थ्योरेटिकली अगर लिखेंगे लैंग्वेज में, तो आपको सिर्फ ये जो मैंने ऊपर के 8-10 लाइन बताई है वही आपको मेंशन करनी है। ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है, क्योंकि आपको ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। आप डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल बनाएं अपने एग्जाम में और इस तरह से इसको पॉइंटों में लिखें या फिर इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखें। इट विल बी ईजी टू फॉर एग्जामिनर कि हाँ आप बताना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसमें एक बार एक डायग्राम और लगा रखा है। तो जैसे कोई एग है, रिलीज़ हुआ, फिर इसमें ये रेप्टिडिफॉर्म लार्वा बना, देन ये फिर फिलेरिफॉर्म लार्वा बना, फिर ये ह्यूमन की फील्ड के अंदर पेनिट्रेट कर गया, और फिर लार्वा एग्जिस्ट होता है सर्कुलेशन लंग्स में, या फिर कफ हो जाता है पेशेंट को, लंग्स की प्रॉब्लम होने लग जाती है, और एंसेस्ट्रोलोमा जो होता है वो फिर डेवलपमेंट होने लगता है धीरे धीरे, और ये डोर्मेंट टिश्यू या रिएक्टिवेट में स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, और वहाँ पे एडल्ट बना के वापस से वो क्या करेगा, एग को रिलीज़ करेगा। पैथोजेनेसिस में हम देखें तो यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़ में स्किन पेनिट्रेशन होना, लार्वा का माइग्रेशन होना, और ब्लड लॉस बाय एडल्ट फॉर्म, यानी कि जब स्किन पेनिट्रेशन होता है तो वो तो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज हो गई, लार्वा माइग्रेशन होगा इसका, तो यानी कि लार्वा माइग्रेट होगा, ब्लड लॉस में ये एडल्ट फॉर्म को बनाएगा। ठीक है, देन फिर ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम ये देखते हैं इसके अंदर कि हम ये देखेंगे इसमें कि किस तरह से ये लार्वा जो है वो आगे जाके डेवलप होता है। तो L2 डेज या फिर एफडीटी L1 L2 L3, और फाइनली ये फिर इस तरह से L3 पार्ट ही आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है। यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर मैकेनिज्म में डिफाइन की है। ठीक है, देन ये L3 जो है वो ह्यूमन के हाथ से या पैरों से कहीं से भी आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, जैसे ट्रेकिया में जाने के बाद, और फिर 3 to 7 वीक के अंदर ये L3 इन्फेक्शन बेसिकली ये होस्ट के अंदर चला जाता है, और फिर इस तरह से यहाँ पे ये पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है और इंटेस्टाइन के अंदर फाइनली एडल्ट बन जाता है। देखिए इस तरह से कुछ यहाँ डिजीज दिखती है एंसाइलोस्टोमा की। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो यहाँ पर ग्राउंड ईचिंग होती है, एरिथेमा होता है, पेपिल्स होते हैं, लंग्स में ड्राई कफ होगा, बहुत ज़्यादा यूसिनोफिल के काउंट बढ़ जाएंगे, न्यूमोनाइटिस हो जाएगा जिसको लॉफर सिंड्रोम बोलते हैं, यानी लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूसिनोफिल का काउंट बढ़ जाना, इंटेस्टाइनल डिसीज के अंदर एब्डोमिनल पेल हो सकता है, डायरिया हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है, एपेटाइट हो सकता है, या फिर एनीमिया, क्योंकि ये ब्लड शकिंग का काम करता है तो ऑब्वियसली ब्लड लॉस होगा। क्रॉनिक ब्लड लॉस होना इसकी बेसिक फीचर है, या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, वीकनेस हो गया, पोलर हो गया, फैटिग हो गया, ग्रोथ रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन, यानी कि इनकी ग्रोथ के अंदर भी थोड़ी सी डेफिशिएंसी
होने लगती है, क्योंकि ये जो ईच वॉर्म जो एडल्ट होते हैं वो 0.2 ml पर डे ये इतना खून बॉडी में चूसते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी तो बेसिकली अगर आपको कुछ भी याद ना रहे तो यहाँ पर एनीमिया, आयरन एनीमिया का नाम सबसे पहले आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी कि सिम्टम्स में आपको ध्यान रखना है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्टूल एग्जामिनेशन से यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो भी टारगेट ऑर्गन होता है उसके बेस पे ही किसी भी पैरासाइट को जांचने के लिए, अगर आपको बेसिकली ये पता है कि इस पैरासाइट का टारगेट ऑर्गन अगर इंटेस्टाइन है तो अब सीधी सी बात है कि इंटेस्टाइन से निकलने वाली चीज़ क्या है, स्टूल है या फीसस है, तो वहाँ से ही आप इसको देख पाएंगे। ये सेलाइन क्या होता है, आयोडीन पेनिट्रेटर, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया है, डिटेल में बताया है कि जैसे सेलाइन होता है, नॉर्मल सेलाइन में भी स्टूल को डाल के देखा जाता है, आयोडीन के अंदर भी देखा जाता है कि इनके एग्स वगैरह हैं वो अच्छे से दिखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि हमें हुक वॉर्म के एग्स को देखना है। तो हुक वॉर्म के एग्स हमें डायग्नोसिस के अंदर माइक्रोस्कोप में इस तरह से दिखाई देते हैं, ठीक है। हाइपोक्रोमिक होते हैं, थोड़े से मतलब कम रंगीन होते हैं, और इसमें क्योंकि ईओसिनोफिल के साथ दिखते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर ईओसिनोफिल काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ईओसिनोफिल काउंट कब बढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी में, जब कोई पैरासाइट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, और ये तो वैसे भी निमेटोड है तो ये बहुत अच्छे से खून को क्योंकि ये चूस रहा है तो यहाँ पर ईओसिनोफिल काउंट बढ़ जाते हैं। यूज़ ऑफ, हम इसको बचा कैसे सकते हैं, तो यूज़ ऑफ फुटवियर, प्रॉपर सैनिटेशन रखें, पानी वगैरह का कहीं जहाँ पे ज़्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, अवॉइड ओपन डिफेकेशन, मतलब कि आपको ओपन नहीं रखना है कोई भी चीज़ें। हेल्थ एजुकेशन प्रॉपरली होनी चाहिए, गाइडेंस सबको होना चाहिए। पीरियोडिक डिवॉर्मिंग यानी कि पीरियोडिक डिवॉर्मिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपके कोई पालतू जानवर को अगर आप पाल रहे हैं तो उनकी डिवॉर्मिंग आप टाइम टू टाइम करवाएं, कि कहीं से कोई वो एग वगैरह उनके साथ टच में नहीं आ जाए बॉडी के। इस तरह से ये यहाँ पर आपको उसका प्रिवेंशन आप कर सकते हैं। अगर हम पूरे लेक्चर में अगर यहाँ पर समरी की बात करें तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आपको मेन ध्यान रखने हैं एंसाइलोस्टोमा के लिए, क्योंकि पूरे लेक्चर को हमने समरी के अंदर कैसे डिफाइन किया है। देखिए, एंसाइलोस्टोमा ड्यूनेनल इज अ ब्लड शकिंग हुक वॉर्म। हुक वॉर्म क्यों बोला गया है, क्योंकि शुरू में हमने देखा था इसमें टीथ की टाइप स्ट्रक्चर होता है। इसका काम क्या होता है एडल्ट का, कि ये ब्लड में शक करके ब्लड का लॉस करता है। इन्फेक्टिव स्टेज क्या है इसकी, L3 फिलेरिफॉर्म लार्वा। कॉज इससे क्या होता है प्रॉब्लम, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, स्टूल सैंपल से करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे, और एग ऑफ हुकवॉर्म आर इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी कि हम इसको एग को पहचानने की कोशिश करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि पेशेंट को एंसाइलोस्टोमा का बेसिकली इन्फेक्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे पूरा एंसाइलोस्टोमा क्लियर समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरे से किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए है और पैरासाइट पे, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।